लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में इस समय चर्चाएं जोरों पर हैं। इस समय हम फूलपुर संसदीय क्षेत्र में हैं और ये अल्लाहपुर का तिलक नगर इलाका है और हम यहां पर बात करेंगे। आज जो है राष्ट्रीय अपना दल के जो संस्थापक थे उनकी पुण्यतिथि है। इस मौके पर जो नेताजी थे उनकी पुण्यतिथि पर जो उनके समाज के लोग हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। हम बात करेंगे कि इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे होंगे और इन मुद्दों को लेकर के जो पार्टी चुनाव लड़ रही है तो कैसे बीजेपी और इंडिया गठबंधन से इनका मुकाबला होगा। जी, क्या नाम है आपका? मैं अमरदीप निषाद, एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अपना दल। जी, क्या रहेगा इस बार के लोकसभा चुनाव में रणनीति? लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी राष्ट्रीय अपना दल कई राज्यों से चुनाव लड़ रही है। कई राज्यों में कई प्रत्याशी हैं जिसकी सूची हम आपको अवगत करा देंगे। और हमारे मुख्य मुद्दा ये है कि समाज को न्याय दिलाना, अधिकार दिलाना, उसको आरक्षण का मुद्दा सबसे बड़ा मुख्य है। और ये चुनाव है चूँकि चुनाव इस वक्त 2024 की ज़्यादा उफान में चुनाव उफान कर रहा है, तो इस वक्त जो है महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है देश में और सबसे बड़ी बेरोजगारी है। मौजूदा शासन जो सत्ता है बीजेपी सरकार, उन्होंने कहा था कि हर साल हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन आज देख रहे हैं 2 करोड़ नौकरियां देने छोड़िए और जितनी भी नौकरियां थी उस नौकरी को भी उन्होंने ख़त्म कर दिया है और सरकारी व्यवस्थाओं को निजीकरण कर दिया, जो सरासर गलत किया जा रहा है। वो अडानी अंबानी कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों खाते अपने सरकार की आम जनता की जो संपत्ति थी उन्हें बेचा जा रहा है। राष्ट्रीय अपना दल कहा गया है कि निषाद समाज का, अभी आपने बोला कि पुण्यतिथि के मौके पर संस्थापक जी को आप पुण्यतिथि के मौके पर बोल रहे थे कि जो आरक्षण की बात है गुमराह किया जा रहा है। ऐसे में संजय निषाद जी ने पार्टी तो बनाई है, लेकिन वो कहीं ना कहीं निषाद जो आपके समाज के लोग हैं, मल्लाह, केवट, उनके साथ जो है एक छल करने का काम भी किया जा रहा है, जैसे अभी आपने बोला। क्या कहेंगे? हमारे समाज से बहुत सारे नेता हुए जो सांसद, विधायक, मंत्री हुए। कईयों ने उनके निषादों का वोट तो ले लिया वादा करके उनसे। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई। आज देश की आज़ादी को 75 वर्ष से अधिक हो गया है, लेकिन किसी ने निषाद समाज को आरक्षण नहीं दिया, कोई अधिकार नहीं दिया उनको। आज भी वो शोषित है, दबा है, कुचला हुआ है। तो ये सारे लोग जो उनको उनका वोट तो ले लेते हैं, उनको अधिकार देने की बात करते हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे जैसे आप निषाद पार्टी की बात कर रहे हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। उन्होंने भी कहा था, उनकी पार्टी बनी थी कि जो हमारी सरकार में अगर उनकी भागीदारी होती निषाद समाज को आरक्षण देंगे, 17 जातियाँ उपजातियों को देंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि आज समाज वहीं का वही है, वही दशा झेल रहा है, कोई उनके अधिकार की बात नहीं करता है। ये सारे लोग बरगला रहे हैं, ये सारे लोग झूठे हैं, बेईमान हैं, इन्होंने छल कपट किया है, समाज इनको माफ़ नहीं करेगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं चूँकि ये जो है पार्टी है राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनसे संस्थापक श्री परशुराम निषाद जी की बनाई हुई पार्टी थी। मैं इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर यह पार्टी शासन सत्ता में आती तो मैं निषादों का आरक्षण देने का पूरा काम करूंगा। और जितने गरीब हैं, शोषित हैं और महिलाओं की बात की जाए अगर, तो उन्हें पूरे समाज में बराबर के अधिकार और भागीदारी दी जाएगी। 50-50% रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका महाराज जी? मैं महंत घनश्याम दास शास्त्री, फूलपुर इनक्यामन से प्रत्याशी हूँ और समाज की सेवा के लिए, यह कार्य के लिए हम चुनाव पे मैदान पर आए हुए हैं। और जो गरीबों के लिए जो हक है, जो रोज़गार के लिए है, रोज़गार को जो प्राप्त नहीं हो रहा है, जैसे किसानों के संदर्भ में कई कार्यों में, विद्यालय के लिए, सब तरह तरह कई बिंदु हैं। उन बिंदुओं पर हम आपसे विशेष चर्चा करेंगे। आवाज़ तो आप केवल चौपाल के माध्यम से ही केवल इतना ही जाने। चौपाल में आप प्रत्याशी हैं फूलपुर के, तो क्या मुद्दे रहेंगे? ये कह रहे हैं कि 400 पार बीजेपी के लोग, तो ऐसे में क्या मान रहे हैं कि 400 पार होगा या कुछ और भी मुद्दे रहेंगे जैसे महंगाई जैसे? देखिए, 400 पार यह कहना तो मैं भी कह सकता हूं कि 400 पार से मैं फूलपुर से मैं पूरा जो है एक पक्षघात लेकर के चुनाव जीतूंगा, तो ये तो अपनी मानसिकता है। ये वैसा बात नहीं है। जो जनता के माध्यम से जो है जनता का क्या निर्णय है, जनता पर ही इसको निर्भर किया जाए। मान रहे हैं कि अति आत्मविश्वास को लेकर के कार्य किया जा रहा है इस बार, जो 400 पार का नारा दिया जा रहा है, बिना चुनाव हुए 400 पार का नारा। वो विश्वास जो है, आत्मविश्वास सभी का है। हमारा भी आत्मविश्वास है कि मैं फूलपुर से सांसद नियुक्त हो जाऊंगा। तो ये तो जनता जनार्दन के ऊपर निर्भर करता है, ये अपने ऊपर निर्भर नहीं होती है। इस विषय पर हम कोई बात नहीं करेंगे। जनता के लिए क्या करेंगे आप? वहाँ के प्रत्याशी हैं, जीतते हैं तो क्या करेंगे? जनता का मुद्दे में हम 10 बिंदुओं पर विशेष कार्य करेंगे।
और उस 10 बिंदुओं पर जो है जैसे विद्यालयों पर आधुनिकीकरण, खेलकूद, गौशाला इत्यादि, वृद्धाश्रम और सिंचाई है, रोड है, वृद्ध पेंशन है, और जो बच्चे जो जनाश्रित हैं जिनको नहीं तो उनके लिए एकलव्य विद्यालय इत्यादि, महिलाओं के संरक्षण के लिए उनके सिलाई बुनाई की व्यवस्था, विद्या अध्ययन कराना, शादी विवाह से लेकर के कई कार्यों पर कार्य करेगी सरकार। बिल्कुल सही जी। क्या नाम है भाई साहब आपका? मन्नू निषाद मुझे बोलते हैं जी। तो राष्ट्रीय अपना दल के क्या मुद्दे होंगे इस बार के, क्योंकि प्रत्याशी हैं फूलपुर से, इनसे भी बात किए हैं, और इस बार क्या रणनीति रहेगी? देखिए, राष्ट्रीय अपना दल एक रजिस्टर्ड पंजीकृत दल है और राष्ट्रीय अपना दल का 21 सूत्री कार्यक्रम है। उन्होंने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे हमारे, अब नहीं रहे हमारे बीच में, चाचा चौधरी जी, उनका संकल्प था जो है गरीबों को जो है न्याय मिले, शोषित वंचित पीड़ितों की लड़ाई लड़ते थे वो, और हमेशा उनके लिए खड़े रहते थे। सबको रोटी सबको मान, राष्ट्रीय अपना दल का ये है ऐलान। भ्रष्टाचार मिटाओ, देश बचाओ, व्यवस्था बदलो, इस नीति से ये पार्टी खड़ी हुई थी और आज वहाँ पर धरातल पर हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। आगे की रणनीति पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अभी चुनाव घोषित हो गया है, तमाम पार्टियों के घोषणा पत्र हमने देखे हैं। अभी कांग्रेस का भी घोषणा पत्र आया, समाजवादी पार्टी का भी आ गया, भारतीय जनता पार्टी का भी आ गया। तो कहीं ना कहीं घोषणा पत्र से ये जानने को मिलता है कि चुनाव आने पर लोग क्या क्या प्रलोभन देते हैं। तो हमारी पार्टी अभी प्रलोभन पे नहीं चल रही है, हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के हम लोग काम कर रहे हैं, लड़ने पर काम कर रहे हैं, और उस अधिकार के लिए हम लोग अपना आंदोलन चला रहे हैं। और निषाद समाज की सबसे बड़ी समस्या क्या मानते हैं? कहते हैं संजय निषाद जी रहनुमा हैं निषाद समाज के, केवट समाज के। ऐसे में जो है आपकी जो पार्टी के संस्थापक जी हैं वो भी जो है इस समाज के लिए अपने काम किए, लड़ाई लड़े, किसानों के लिए भी काम किए। क्या मान रहे हैं कि देखिए, निषादों की सबसे बड़ी समस्या है आरक्षण की। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2013 के मैनिफेस्टो में माननीय मोदी जी ने कहा था मछुआ नीति बनाई जाएगी, और मछुआरों की समस्या जो सबसे बड़ी है आज, जिसको आप लोग देखते होंगे हमेशा बीच बीच में चुनाव के समय एक गुफा फोड़ा जाता है, 17 जातियों को आरक्षण। देखिए, 17 जातियों को आरक्षण जो देने की बात पार्टियां कर रही हैं वो झूठ बोल रही हैं, वो आरक्षण देना ही नहीं चाहती। 17 जातियों में सबसे बड़ी चीज़ उसकी विसंगति है। विसंगति क्या है कि जैसे आप देखेंगे मछली शहर से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ाती है, रामचरित निषाद जो कि SC सीट है, सुरक्षित सीट पे, उस निषाद को आप SC मानते हैं, और OBC की सीट हम यहाँ पर हमको आप OBC में डाल रखा है निषादों को। उत्तर प्रदेश में आप एक निषाद को SC की सीट पे लड़ा रहे हैं, एक निषाद को कह रहे हो तुम OBC हो, और वो जब अपना हक मांगता है तो उसको आप विसंगति को दूर नहीं कर सकते। ऐसे प्रधानमंत्री को मैं क्या कहूँ, ऐसे मैं जो है इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को क्या कहूँ जो इस विसंगति को नहीं दूर कर सकता, वो कितनी ताकत होगी उसके अंदर। लेकिन आपके समाज का आदमी तो मंत्री बना हुआ है, उसमें उनको तो ये बात ले जानी चाहिए, वो नहीं ले जा पा रहे। हमारे समाज का जो मंत्री बना हुआ है वो पहले आया हुआ था इस हक हकूक की बात करते हुए कि 17 जातियों को आरक्षण दिया जाएगा। संविधान के क्रमांक 53 पर जो है मझवार जाति अंकित है, जो पहले से अनुसूचित जाति में सूची दर्ज है। वो कांग्रेस की सरकार में उसके साथ कुछ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ था, जिस वजह से हम लोग को सूची से निकालकर OBC की सूची में डाल दिया गया। आज के डेट में उत्तर प्रदेश में हम लोग OBC में है, SC में हमें नहीं पता है, लेकिन हमें OBC का जो है सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। निषाद पार्टी की जो आप बात कर रहे हैं, निषाद पार्टी इसी मुद्दे को राजनीतिक रूप से भुना रही है। उनको मालूम है कि ये मसला हल हो गया तो फिर उनको वोट कौन देगा। तो ये जो तबका है पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत गरीब है, नाविक है, बालू खनन करता है, मजदूरी करता है। तो ये दबा कुचला समाज आज भी भ्रम में है, उसको ये पता नहीं है कि हम किसके साथ जाएं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पार्टी के थे, मसीहा थे मानवर परशुराम निषाद जी, इन्होंने जो है कचरी पावर प्लांट से लेकर के भू माफिया, ये आपके खनन माफियाओं के खिलाफ आवाज़ बुलंद किया था। आज उनके आवाज़ पर, आह्वान पर ये पार्टी खड़ी हुई थी, और उस पार्टी की जो विचारधारा है उस विचारधारा को हम लोग आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर संजय निषाद के छल को इस बार मछुआरों के बीच में ले जाकर बताएंगे कि उनके जाल में फंसना नहीं, मछुआरे फंसाते हैं, फंसते नहीं है। बिल्कुल सही। लोग महंगाई का मुद्दा भूल गए हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है एडवोकेट सोनम निषाद, और मैं राष्ट्रीय अपना दल पार्टी की राष्ट्रीय महिला प्रकोष्ठ हूँ। तो महिलाओं के हित के लिए ये पार्टी कार्य कर रही है, और गरीब वर्ग के लोग हैं, दलित है, पिछड़े हैं, अन्य गरीब जातियाँ हैं,
जिनको सरकार बोलती तो है आगे बढ़ाने के लिए कि इनको रोजगार दिया जाएगा या फिर उनके लिए कार्य किया जाएगा, जैसे महिलाएं हैं उनको विभिन्न कार्य क्षेत्रों में उनको जो है रखा जाएगा, लेकिन कुछ करती नहीं है। उनको केवल बेवकूफ़ बनाया जाता है, वोट लिया जाता है और जब वोट ले लिया जाता है, जीत जाते हैं तो फिर चले जाते हैं, तो कोई कार्य नहीं किया जाता है। तो ये पार्टी महिलाओं के साथ साथ जितने भी पिछड़े वर्ग के जाति के लोग हैं सभी को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेगी और समाज में वृद्धा आश्रम बनाना और महिलाओं के हित के लिए, साथ ही महिला की जैसे हमारी पार्टी जो महिला है जो गरीब वर्ग से है, शादी नहीं हो पाती है उनकी, तो ये पार्टी उनके शादियों के लिए, साथ ही अनाथ बच्चों के लिए अनाथालय बनवाना और दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी कार्य करेगी। बीजेपी को कहते हैं कि 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है, कितना आप सही मान रही हैं? इसको लागू नहीं किया गया है। अन्य जो राजनीतिक दल हैं जैसे इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि इनको लागू करना चाहिए 33% का आरक्षण। क्या मानते हैं कि महिलाओं के हित के लिए मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने काम किया? नहीं, अगर ऐसा किया होता तो क्या आज महिलाएं हर क्षेत्र में पीछे होती? मेरा सवाल आपसे है, आप ये हमसे पूछ रहे हैं, अगर आज महिलाओं को 33% आरक्षण मिला होता तो क्या महिलाएं हर क्षेत्र में इतना पीछे होती? मैं खुद एक अधिवक्ता होने के नाते हाई कोर्ट इलाहाबाद में मैं केस देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वो इतनी शोषित और कुचली हुई महिला हैं कि उनके अगर ऐसा हुआ होता तो क्या वो वहाँ आज रोते हुए जाती, हमसे न्याय मांगती? मैं एक अधिवक्ता होने के नाते महिलाओं के लिए, दलितों के लिए और जितने भी गरीब वर्ग के लिए मैं निःशुल्क अधिवक्ता सेवा प्राप्त करवा रही हूँ। तो अगर उनको 33% मिला होता तो आज वो इस स्थिति पे ना होती। और रही बात 33 की, क्यों आप तो हर जगह कहते हैं कि बराबरी का हक होना चाहिए, तो अगर बराबर देखा जाए तो 50-50% का हक होना चाहिए। तो उस हिसाब से तो अगर बराबर देखा जाए तो महिलाओं को भी 50% का हक मिलना चाहिए, 33 ही नहीं। आज 33 ही नहीं मिल पा रहा है तो आप बराबर से क्या देखेंगे? तो ये पार्टी महिलाओं को बराबर हक दिलाने के लिए कर 400 पार का ये नारा दे रहे हैं। हाँ। कितना आप लोग मान रहे हैं कि 400 पार का नारा जो है इनका सही है? क्या मान रही है 400 पार? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि 400 पार कर पाएगी। खैर, आने वाले दिनों में खुद आपको पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है और कौन कितने आगे है। महंगाई की बात कोई नहीं कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि मंदिर बन गया अयोध्या में, काशी में विकास हुआ, अब मथुरा की बारी है। तो क्या मान रहे हैं कि राम मंदिर बनने के बाद से जो है लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, तो महंगाई, गैस सिलेंडर, तेल के दाम, दाल का दाम, ये काफ़ी बढ़ा हुआ है, लोग इसको भूल रहे हैं। आप क्या कहेंगे महंगाई को लेकर? महंगाई तो दिन प्रतिदिन दुगना ही नहीं चौगनी हो गई है। रही बात राम मंदिर की तो आप देख सकते हैं कि अयोध्या में अभी जब उद्घाटन हुआ था राम मंदिर, तो वहाँ पे जितने भी होटल थे आप देखेंगे जो चीज़ें 10 रुपए की थी खाने वाली चीज़ें वो जो है 40-40 रुपए में मिल रही है। ठीक, तो महंगाई के लिए तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं, उससे ज़्यादा महंगाई और भी ज़्यादा हो गई है। तो महंगाई के साथ साथ अगर महंगाई बढ़ी है तो ये सिर्फ एक वोट बैंक बनाने के लिए किया गया है। ये जितने भी मंदिर है और ये सब कुछ बनाया जा रहा है, इनसे जो धन अर्पण हो रहा है इनको गरीबों के लिए और दलितों के लिए और शोषितों के लिए यूज करना चाहिए। तो ये धन कभी यूज नहीं किया गया, ये सिर्फ एक ट्रस्ट में जाता है और वहाँ से इसको यूटिलाइज किया जाता है अन्य कामों में, लेकिन गरीबों के हित के लिए नहीं किया जाता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत कितना बेटियों के लिए काम किया है सरकार ने? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो अगर दिखा होता तो आप देख सकते हैं मणिपुर एक जीता जाता उदाहरण है। ठीक, वहाँ पे बेटियों के लिए क्या हुआ है? अगर ऐसा हुआ होता तो एक महिला जिसे नग्न अवस्था में पूरे रास्ते घुमाया गया, अगर ऐसा होता, सरकार ऐसा करती तो होने के बावजूद भी उसे न्याय मिलने में कितनी देर लगी और आज भी पूर्ण रूप से न्याय नहीं मिल सका। तो मान रहे कि नहीं होता है। लास्ट सवाल आपसे है अभिमन्यु जी से कि क्या मान रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री का चेहरा वहाँ पे नहीं है और ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि जो लड़ाई हमारी है बीजेपी और कांग्रेस की है, अन्य दलों की लड़ाई बिल्कुल नहीं मान रहे हैं? देखिए अभी आप मान रहे हैं? अभी देखिए, अभी आपका एक सवाल था कि 400 का पार का जो नारा है, मैं उस पर आ रहा हूँ। सवाल आपका मैं उस पर आऊँगा। आपका भी नारा था 400 के पार। इनका 400 का पार जो नारा है उसको समझने का प्रयास करिए। इनका कहना कि एक बार हमारी सरकार और बनाइए, पेट्रोल, डीजल, दही, दूध सब 400 के पार कर देंगे। अरे 10 साल में आप इस समझ जाइए कि 400 के पार ये जो कह रहे हैं ये इनका वही नारा है, लेकिन वो उसको अंडरस्टूड रखिए, क्योंकि वो अभी नहीं, अभी चुनाव में इनको लेना है। सिलेंडर का हाल तो आप देख ही रहे हैं।
100 रुपये कम कर दिया तो उसको लगा दिया चारों तरफ, मीडिया आप ही लोगों के माध्यम से उन्होंने इतना प्रचार प्रसार किया कि बोझ कम कर दिया 100 रुपये का, और 400 से 1100 ले गए तो नहीं बोझ बढ़ाया, वो नहीं करेंगे मैनेजमेंट। अब आपका दूसरा सवाल था कि जो है 2 ही दल हैं लड़ने वाले, अगर 2 दल होते तो 36 पार्टियों से माननीय मोदी जी गठबंधन क्यों करते? मोदी जी को डर नहीं लगता तो अरविंद केजरीवाल जी को जेल क्यों भेजते? मोदी जी डरते हैं। असल में कि ईडी और उसका दुरुपयोग ये कर रहे हैं, सीबीआई और ईडी का 100% दुरुपयोग है, 100%। पीएमएलए एक्ट का ये जो कानून है ना, ये इसीलिए बनाया ही गया है कि अब मन्नू निषाद अगर जो है मोदी के खिलाफ बोलेगा तो इसको भी जेल भेज दो, अमरदीप निषाद बोलेगा तो इसको ही भेज दो। बाबा महंत जी आए हुए हैं और उस क्षेत्र में इनकी एक अच्छी साख है, जब ये चुनाव को प्रभावित करेंगे तो कहें महंत की गाड़ी बंद कर दो, महंत को भी जेल भेज दो। तो ये जो सरकार है ये सीधे सीधे धमकी देती है, अगर आप उनकी धमकी से डर जाते हैं तो सब कुछ ठीक है, नहीं डरते हैं तो आपको ये अपराधी बना करके आपके खिलाफ मुकदमा लिखा देगी, आपको एन केन प्रकेन किसी तरीके से भी जो है फंसा करके आपके खिलाफ साजिश रचेगी। किसी दूसरे राजनीतिक दल का व्यक्ति अगर ईडी और इसके डर से इनकी पार्टी को ज्वाइन करता है, बीजेपी को, तो बाद में उसको ये कहते हैं कि ये नेता बेदाग है। जैसे नीतीश कुमार, ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग कभी योगी जी को गलत बोल रहे थे कि गोरखपुर में जाएंगे, वहाँ मठ में रहेंगे, भीख मांगेंगे, आज मंत्री हैं और नीतीश कुमार भी इनके पार्टी जुड़ गए हैं। कितना मानते हैं कि सही है इनकी पार्टी जुड़ने के बाद वो नेता अच्छा हो जाता है? ऐसा क्यों? आसाम के सीएम हेमंत विश्वकर्मा के साथ क्या हुआ? यही बीजेपी की सरकार कहती है हेमंत विश्वकर्मा सबसे बड़ा भ्रष्ट और धोखेबाज मुख्यमंत्री है, लेकिन वही मुख्यमंत्री जब इनके पार्टी में आ जाता है तो वो दूध का धुला हो जाता है और सब कुछ नाक पाक और साफ हो जाता है। और यही नहीं, यही नीतीश कुमार जब जेडीयू के साथ गठबंधन में थे तो इनके ही मंत्री, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इनको गालियाँ देते थे, कहते कि ये जो धोखेबाज है, बेईमान है। और यही कहते थे मैं ऐसे मुख्यमंत्री या ऐसे नीतीश कुमार को अपने पार्टी में कभी मैं नहीं लूँगा, दोबारा कभी नहीं लूँगा, दोबारा मैं शामिल करूँगा ही नहीं। और यही आज देख रहे हैं, जब नीतीश कुमार ये खुद ही नीतीश कुमार को शामिल कर लिए हैं और आज नीतीश कुमार पूरी तरीके से दूध के धुले हो गए हैं, आज सब कुछ साफ हो गया है। ये करें कुछ, इनके पार्टी में जब कोई आ जाता है तो सब कुछ साफ रहता है। ये भ्रष्टाचार पूरी तरह से, ये भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। आप देख विपक्ष का हाल क्या है, चाहे झारखंड देख लीजिए, हेमंत सोरेन के देख लीजिए, स्थिति ये है कि चुने हुए इलेक्टेड मुख्यमंत्रियों को ये जेल पहुंचा दे रहे हैं बेचारे। ये देखिए दिल्ली में मुख्यमंत्री, वहाँ पे जो पूर्ण रूप से पूर्ण बहुमत की सरकार है, उन्हें तो ये जेल पहुंचा दिया, तो बाकी और बेचारे जो बाकी सरकारों क्या होगा ये तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। सही बात है जी। क्या नाम है आपका? सुशील दुबे मेरा नाम है, मैं अल्लाहपुर का निवासी हूँ जी। क्या रहेगा इस बार के लोकसभा चुनाव में, क्या है? 2014 में तो मोदी जी ने जो है 2 करोड़ नौकरियां के नौजवानों के लिए बोला था कि 10 साल भाजपा की सरकार चली, 10 लाख भी नौकरियां इन्होंने नहीं दिया। इस समय बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है, महंगाई की दर बढ़ती जा रही है। लेकिन कह रहे हैं कि राम राज्य लौटा है, राम राज्य, चोरी अपराध इस तरह पे अंकुश लगा है, हत्याएं कम हो रही हैं। अरे कितनी मंदिरें अयोध्या जी में जो है तोड़ी गई है, वो नहीं एक मंदिर के लिए जो है। काशी में जो है देखिए कितनी मंदिर छोटे छोटे जो है, कह रहे हैं घर में घुस के मार रहे हैं पाकिस्तान को। ये तो 2019 में इन्होंने करके पाकिस्तान और भारत करके जो है देखा 302 सीट मिली। इस बार तो इनकी जो है वो हालत है कि 100-200 के अंदर भी नहीं आएगी। लेकिन ये कह रहे हैं 400 पार रहेंगे। अरे ये तो 400 पार का नारा दे रहे हैं। ये तो गरीब जनता जो अनपढ़ हैं और आदिवासी हैं, उनको ये एक तरीके से मानसिक जो है दबाव बना रहे हैं। कह रहे हैं फ्री में राशन दे रहे हैं। आप फ्री में राशन क्या, 2 रुपए किलो जो है चावल मिलता था, 3 रुपए किलो गेहूं मिलता था, 5 किलो ये दे रहे हैं तो 10 रुपए के, 15 रुपए वो, 25 रुपए के। इन्होंने जो है आटा से लेके, चावल से लेके, दाल से लेके, तेल से लेके, साबुन से लेके, नमक से लेके सब पे जीएसटी इन्होंने लागू कर दिया है कि वो गरीब जनता जो है अभी वो जान नहीं, इनको अब जो है नौजवान और बेरोजगारी अब की 2024 में इनको जो है दिखा देगा कि हाँ हमारी भी हैसियत देश में है। तो मान रहे हैं कि ये जो 400 पार का नारा है, क्या जनता इनको 400? अरे जनता के ऊपर एक तरीके से मानसिक जो है
दबाव बना रही है। अच्छा, महंगाई की बात कोई नहीं कर रहा है, सभी लोग कह रहे हैं राष्ट्रवाद, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को घर में घुस के मारने की बात, राम मंदिर की बात हो रही है, महंगाई की बात कोई नहीं कर रहा है। विपक्ष के जो राष्ट्रीय पार्टी हैं वो सब जो है महंगाई और बेरोजगारी पे बोल रही हैं, इसी पे चुनाव लड़ रही हैं कि इनका जो है जो भाषण देख लीजिए आज वर्तमान में, जहाँ जहाँ इन्होंने भाषण दे रहे हैं, जहाँ जहाँ मीटिंग इनकी चल रही है, ये कभी महंगाई पे, कभी बेरोजगारी पे, कभी जो है एक शब्द नहीं बोलते। इनका सिर्फ जो है जुमला सरकार है और बस जुमला के अलावा वो कोई कुछ है नहीं इनके पास। मान रहे हैं कि 2024 में जनता नकारेगी या फिर लाएगी? नौजवान जो है जिस देश में जो है आगे बढ़ेगा, जो है बढ़ चढ़ के जो है आगे वोटिंग करेगा तो नकार ही देगा इनको। लेकिन बाद में सब लोग कहते हैं कि ईवीएम में प्रॉब्लम थी, तो अभी लोग कह रहे हैं 400 पार, जब बाद में रिजल्ट आएगा तो लोग कहें ईवीएम में गड़बड़ी। ईवीएम जहां पे आप देख लीजिए, हिमाचल में, कर्नाटक में देख लीजिए, 3 दिन बाद 4 दिन बाद काउंटिंग हुई है, वहां पे जो है ईवीएम जो है ये हारे हैं। जहां 1 महीना 15 दिन का समय मिलता है वहां ये जीत जाते हैं। पकड़ा गया ईवीएम। बिल्कुल। तो यह आज इलाहाबाद फूलपुर संसदीय क्षेत्र सीट पे है और ये अल्लाहपुर का इलाका है, तिलक नगर का, और यहाँ पर जो है चुनावी चौपाल के जरिए लोगों से हमने बात की है। सभी लोगों ने एक सुर में यही कहा है कि ख़ास तौर से जो निषाद पार्टी की जो बात होती है, संजय निषाद जी उसके रहनुमा बनते हैं, लेकिन यहाँ पर जो राष्ट्रीय अपना दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे हमारी बात हुई, और जो इसके संस्थापक थे उनकी आज पुण्यतिथि थी, उसके मौके पर जो सभी यहाँ समाज के लोग थे उन सभी लोगों का मानना है कि सिर्फ जो है संजय निषाद जो है केवट, बिंद और मछुआरा और निषाद जात से जुड़े लोगों का सिर्फ वोट लेते हैं और उनके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। आरक्षण की अगर बात होती है तो ओबीसी आरक्षण और एससी का जो आरक्षण है उसमें जो है कहीं ना कहीं गुमराह है ये समाज। तो ऐसे में राष्ट्रीय अपना दल इस लड़ाई को लोकसभा चुनाव में लड़ेगा और इन्हें न्याय दिलाने के लिए इस बार के लोकसभा चुनाव में इनके जो प्रत्याशी हैं अगर वो विजयी होते हैं तो ओबीसी का जो आरक्षण है वो जो एससी की ये मांग कर रहे हैं केवट, बिंद और निषाद समाज की, तो उसको भी पूरा करने का काम इस 2024 लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। प्रयागराज से पवन देव।